नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम ग्रह चक्र में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं स्मिता। होला अष्टक शुरू होने वाला है। पंचांग के अनुसार इस वर्ष होला अष्टक का आरंभ 22 मार्च से होने जा रहा है। इस दिन फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी। चंद्रमा मिथुन राशि में विराजमान रहेंगे। इस दिन आदर्श नक्षत्र रहने वाला है। अन्य ग्रहों की अगर बात करें तो वृष राशि में राहु और मंगल, वृश्चिक राशि में केतु, मकर राशि में गुरु और शनि, कुंभ राशि में बुध और मीन राशि में सूर्य व शुक्र विराजमान रहेंगे। लेकिन होला अष्टक में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि आखिर होला अष्टक क्या होता है, और यही जानने के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे हमारे आज के खास मेहमान ज्योतिषाचार्य पंडित विनोद गौतम जी। उन्हीं से जानते हैं कि होला अष्टक का क्या महत्व है और ये कब से शुरू हो रहा है और कब ये समाप्त हो रहा है। तो चलिए बिना देरी करे पंडित जी का मैं स्वागत करना चाहूंगी और ज्योतिष आचार्य विनोद गौतम जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे और हम उनसे जानेंगे कि होला अष्टक कब शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा मैं और आपको बता देती हूँ, होला अष्टक का समापन होलिका दहन के दिन होता है। इस वर्ष होलिका दहन 28 मार्च को किया जाएगा। रंगों की होली 29 मार्च को खेली जाएगी। फुलेरा दूजा से होली का आरंभ माना जाता है। 15 मार्च को फुलेरा दूज का पर्व था। इस दिन भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ फूलों से खेलते हैं। मथुरा और ब्रज में होली का महोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। और ग्रह चक्र में साथ ही हम बात करेंगे होला अष्टक के अलावा इस हफ्ते का जो साप्ताहिक राशिफल होगा वो भी जानेंगे कि किस तरह का ये राशिफल रहने वाला है। तो चलिए पंडित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद गौतम जी का मैं स्वागत करती हूँ। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। पंडित जी हम ये जानना चाहेंगे कि होला अष्टक आखिर क्या है और क्या इसका महत्व है। जी, होला अष्टक एक शोक प्रक्रिया है जी, और एक शोक के दिन है। होला अष्टक होली के 8 दिन पूर्व लगने वाला शोक अष्टक। तो इस प्रकार से ये जो वर्जित शोक है, जो उस युग के समय पर जब भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया था, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जो राक्षस हुए थे उनसे संबंधित ये एक कथानक में ये होला अष्टक का वर्णन मिलता है। और माना गया है कि भक्त प्रहलाद जो थे वो विष्णु भक्त थे, और जो हिरण्याकश्यप थे और हिरण्याक्ष थे वो स्वयं को ही भगवान मानते थे और बहुत ही शक्तिशाली राक्षस थे। और उनके यहाँ जब पुत्र प्रहलाद ने जन्म लिया तो उनको तरह तरह की यातनाएं दी गई कि वो विष्णु भक्त ना हो, और इस प्रकार से जो उनको वरदान प्राप्त थे होलिका को, तो होली के दिन उनको ये 8 दिन की जो ये यातनाएं थी ये होलाष्टक से शुरू हो जाती थी। तो 8 दिन मतलब जैसे इस बार रविवार से, आज रविवार है, आज ये होलाष्टक शुरू हो गया। तो होलाष्टक से यातनाओं का दौर शुरू हो गया था और रविवार से रविवार तक चल रहा था, और इस बार भी रविवार से रविवार तक ही चलेगा। तो ऐसा जो योग संयोग जुड़ा था, तो वहां पर जब भगवान विष्णु जी खंबे से प्रकट हुए थे, क्योंकि जो हिरण्याकश्यप और हिरण्याक्ष थे उनको वरदान था कि हम किसी भी जीव जंतु से और किसी भी प्रकार के मतलब जो शक्तियां हैं और किसी भी प्रकार का जो समय है और किसी भी प्रकार का जो स्थान है उसमें हमारा जो है तो प्राण नहीं जाएंगे, उनको ये वरदान दे दिए गए थे। तो ऐसे में बहुत शक्तिशाली थे, तो भगवान विष्णु ने उनको खंबे से नरसिंह भगवान का अवतरण अपना स्वयं का करके भक्त प्रहलाद को बचाया था, और उस समय ये होलाष्टक समाप्त हुआ था। तो ऐसे में देखा जाए तो ये होलाष्टक यातनाओं का एक समय है, और 8 दिन ये यातनाओं का दौर रहता है, शोक रहता है, क्योंकि भक्त प्रहलाद को इस समय पर यातनाएं दी गई थी। तरह तरह से उसको मारने के प्रयास किए गए थे। देखा जाए तो उनको पूर्व के दिन शुरुआत में ही उनको पहाड़ में से नीचे ढकेला गया था और वो बच गए थे। फिर उनको
पानी में डुबोया गया। इस प्रकार से अनेक प्रकार से उनको जहर दे करके सभी प्रकार से उनको वो किया गया। अब यातनाओं का दौर लगभग चलता रहा। और ऐसे में जब 8वें दिन और पूर्णिमा जब आती है होलिका के समय पर, तो पूर्णिमा में भद्रा के बाद, इसीलिए कहते हैं कि भद्रा के समय तक ये दोष रहता है, क्योंकि भद्रा काल के समय पर ऐसा शास्त्रों में आया है कि संधि काल का समय हो, कोई ग्रह नक्षत्र भी ना हो, मतलब ऐसा समय हो जो शाम सायं काल का हो, दिन भी ना हो, रात भी ना हो, ऐसे समय पर मेरी मृत्यु हो, ऐसे वरदान थे हिरण्याकश्यप को। तो ऐसी स्थिति में उसी समय पर वही संयोग दे करके, और जब 8वें दिन होलिका का दहन हुआ तो वहां पर होलाष्टक समाप्त हुआ। और होलिका के दहन के पश्चात वहां पर जब भगवान नरसिंह ने और उनका हिरण्याकश्यप का वध किया, तो उस समय पर ये होलाष्टक समाप्त हुआ। तो ऐसे में होलाष्टक ये 8 दिन का जो लगता है जी, ये विशेष शोक का समय माना गया है, दुख का समय माना गया है। तो उस समय पर पहला राज को जो परम पद की प्राप्ति हुई, तो उसके बाद होलाष्टक समाप्त हो गया। पंडित जी, इस बार अगर हम देखें तो इस बार का जो होलाष्टक की शुरुआत होने वाली है, इससे पहले भी कई ऐसे ग्रह नक्षत्र हैं जिन्होंने अपनी चाल बदली है। खरमास का आरंभ भी हो चुका है। इसी के साथ मैं खरमास भी जानना चाहूंगी, क्योंकि इसमें भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। खरमास लग चुका है, होलाष्टक शुरू हो रहा है। इसके अलावा ग्रह की जो स्थितियां हैं वो भी जो है परिवर्तित हो रही है। अन्य राशियों में भी किस तरह से इसका असर पड़ेगा, ये भी आपसे जानूंगी मैं। ग्रह स्थितियां तो कुछ जो परिवर्तन होते हैं वो सदियों के आधार पर होते हैं, और कुछ परिवर्तन युगों के आधार पे होते हैं। तो जो सदियों के आधार पे परिवर्तन होते हैं उनका तो समय चल ही रहा है, और ये रुद्र बीसी का 8वां वर्ष चल रहा है। तो ये जो परिवर्तन चल रहा है ग्रहों के, जैसे अभी अंगारक योग बना हुआ है, 15 तारीख से एक नया योग अंगारक योग शुरू हो गया, 16 तारीख से। क्योंकि जैसे ही मंगल ने परिवर्तन के साथ में और राहु का संयोग किया, तो अंगारक योग बन गया। तो ऐसे में ये कई ऐसे योग संयोग जो जुड़े हुए हैं, क्योंकि जो देश है ये जाबे लोके चराचराली गुल्लिम लतावर भूमिर कलानी प्रकट्याम बसांताम तान सृष्ट रूपम। तो यहाँ पर जो स्थिति है तो धार्मिक स्थिति बनी हुई है। देखा जाए तो गुरु न्याय की राशि में विराजमान है शनि महाराज के साथ में। शनि महाराज इस समय पर बहुत बली हैं देखा जाए। हालांकि वो संक्रमण योग जो स्थितियां बन रही हैं वो पैदा हो रही हैं। तो ये होलाष्टक से ही, आज से ही समझिए कि लॉकडाउन भी शुरू हो रहा है। तो ऐसे में हम सबको सचेत रहना है। तो ग्रहों की स्थितियां भी सावधानी का संकेत दे रही हैं। और वर्तमान समय पर आकाश मंडल में जो ग्रहों के संकेत बन रहे हैं वो ग्रह बंधक बने हुए हैं, अर्थात राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह बंधक बने हुए हैं, चंद्रमा सहित। तो देखा जाए तो मिथुन राशि पर चंद्रमा की जो स्थितियां, अन्य ग्रहों की जो स्थितियां और उदयकालिक ग्रहों के जो प्रभाव हैं, तो वो प्रभाव अभी संक्रमित योग दे रहे हैं। और कई बार चतुर्ग्रही पंचग्रही योग, एक ही राशि में ग्रहों की युतियां, अंगारक योग। तो ऐसे में शास्त्रों का कहना है कि एक राशि यदा यान्तौ चत्वारः पंच खेचरः पिलवन्ति मही सर्वे जलेन रुद्रेण वा। तो ऐसे में ग्रह चाल के अनुसार ग्रह में जो चतुर्ग्रही पंचग्रही और ग्रहणों का जो प्रभाव पड़ रहा है ये अच्छा नहीं माना जा रहा है। और जो इसमें अंगारक योग शामिल हुआ है ये कई जगह विस्फोटक स्थितियां पैदा कर सकता है। मंगल और राहु, क्योंकि ये दोनों सेनापति हैं, मंगल देवों के सेनापति हैं और राहु दैत्यों के सेनापति हैं। इसमें दोनों की युति और टकराव एक ही राशि में होना, ये क्योंकि मंगल राजनीतिक का कारक है और राहु षड्यंत्र का कारक है, ऐसे में इनका टकराव बढ़ सकता है। तो षड्यंत्र और राजनीति, इनमें टकराव हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में कई देश प्रदेशों में भी हलचल मिलेगी। मंगल पृथ्वी तत्व का कारक, तो पृथ्वी में भूकंप आदि से संबंधित स्थितियां, प्राकृतिक प्रकोप और ये जो अभी वर्तमान समय पर मौसम से संबंधित बेमौसम बारिश, ये इसका दौर भले ही अभी जो हमारा सैटेलाइट या वैज्ञानिक बोल रहा है कि ये मौसम समाप्त हो जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान समय पर ये लगभग इस शोक के दौर में अगले 30 तारीख तक ये चलता रहेगा। तो
माना जाए कि ग्रह स्थिति और ग्रह चाल के अनुसार कुछ संभावनाएं अच्छी नहीं बन रही। बिल्कुल। पंडित जी, आगे और चर्चा करूंगी, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं इस सप्ताह का जो राशि फल है वो कैसा रहने वाला है जातकों के लिए। क्योंकि राशियां ग्रहों के स्थिति के अनुसार फल देती हैं, राशि के लिए हमको चंद्र कुंडली का विचरण करना चाहिए। विचारण जो भी ज्योतिषी हैं, चंद्र कुंडली के अनुसार जो राशियां बनती हैं और जो चंद्र कुंडली में आपकी जो नाम राशि होती है वो आपको उपयोग में लेना चाहिए, और उसके अनुसार आपका जो नाम है निर्धारित किया गया है वो मेष राशि से शुरू होता है। तो मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन, ये 12 राशियां होती हैं। 6 राशियों का हम भविष्य पूर्व में बताएंगे आपको जी, और इसके पश्चात 6 राशियों का भविष्य इसके पश्चात बताएंगे। तो देखा जाए कि जो पहली राशि है वो मेष राशि, और मेष राशि के स्वामी जो मंगल हैं वो वर्तमान समय पर अंगारक योग बनाए हुए हैं। तो मेष राशि के स्वामी मंगल राहु से पीड़ित हैं। ऐसे में मेष राशि वाले वाद विवाद, तनाव और जैसे कहा जाए संक्रमण रोग इत्यादि से पीड़ित हो सकते हैं। ऐसे में उनको विशेष सावधानी करने की आवश्यकता है। अपने इष्ट देव मंगल अर्थात हनुमान जी से संबंधित जो देव हैं, रुद्र देव हैं, शिव जी इत्यादि जो उपाधि देवता हैं, उनका स्मरण करें, उनका ध्यान करें, पूजन करें, और उनके निमित्त जो भी मंत्र होते हैं उनका जाप करें। और चाहें तो मंगलवार के दिन वो पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जरूर जलाएं, उजेला करें, ताकि उनका उजेला होता रहे। तो इस सप्ताह हालांकि कोई ग्रह विशेष परिवर्तित नहीं होंगे, सभी ग्रह जो परिवर्तित हो गए हैं वो यथा स्थानेषु विराजमान रहेंगे। तो ऐसे में मेष राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये अंगारक योग जो मंगल उनकी राशि के जो स्वामी हैं उनके साथ जो बना है वो रुकावट पैदा करता है, तो अतः सावधानी। वृष राशि, वृष राशि के स्वामी शुक्र हैं। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य वृष राशि वर्तमान समय पर बहुत ही अच्छे शुभ स्थिति में विराजमान है। तो देखा जाए तो वृष राशि वालों के लिए किसी भी प्रकार के कोई कुप्रभाव की स्थितियां नहीं बन रही हैं, परंतु जो वर्तमान समय पर काल सर्प योग, राहु और केतु सभी ग्रहों को बंधक बनाए हुए हैं। तो ऐसे में वृष राशि वाले भी थोड़ा सा प्रभावित हो सकते हैं। घर परिवार ऐशो आराम में वृद्धि के साथ में इनके लिए थोड़ा पारिवारिक संकट भी पैदा हो सकता है, स्वास्थ्य का जरूर रखें। और वृष राशि वाले क्योंकि शुक्र से संबंधित हैं, सफेद वस्तुओं का अगर ये इस हफ्ते दान करें, देखा जाए जैसे सफेद वस्तुएं चावल है तो चावल को सफेद कपड़े में बांध के जरूर देना चाहिए। जैसे कोई काली वस्तुओं का दान बोलता है, तो जो काली वस्तुएं हैं जैसे मंगल के लिए होती हैं तो उनको लाल कपड़े में बांध के जरूर देना चाहिए। और शनि वगैरह के जो दान होते हैं, राहु केतु के दान होते हैं, तो उनके लिए आप काले कपड़े का जरूर प्रयोग करिए। जैसे तिल किसी को दान करना है, उड़द दान करना है, तो वो कपड़े में पोटली बना करके ही दान की जाती है, चाहे वो 1.25 किलो हो, चाहे 2 किलो, 5 किलो, 10 किलो, तो वो काले कपड़े में दी जाएगी। तो ऐसे वस्तुओं का आप वृष राशि वाले चावल इत्यादि उसमें दान कर सकते हैं। इससे आपके संकट का निवारण होगा और निश्चित तौर पर आपको इस हफ्ते खुशहाली महसूस होगी जी। तीसरी राशि मिथुन राशि। मिथुन राशि के स्वामी बुध हैं और ये व्यापारिक देवता हैं। हालांकि ये बाल्यावस्था वाले देवता हैं, ग्रहों में इनको युवराज की जरूरत है। बुध सूर्य के साथ में अच्छे योग बना रहा है। देखा जाए तो जो योग हैं वो निर्मित अच्छे हो रहे हैं, परंतु ये राहु केतु इनको ही घेरे हुए हैं, लेकिन ये बलशाली है। वर्तमान में इनके ऊपर अरबिया शनि भी चल रहा है, तो ऐसे में वाहन आदि चलाने में ये सावधानी रखें, वाहन से सावधानी रखें, तो इनके लिए और भी संकट कम होंगे। लेकिन व्यापारिक योग थोड़ा सा आर्थिक हालात खर्च में अपना संयमितता रखें। तो ऐसे में क्योंकि ये व्यापारिक बाल्यावस्था वाला ग्रह है, तो व्यापार में जो आप धन लगाएं या आप किसी को दें तो वो बहुत ही सोच समझ करके दें। और ऐसे में
अगर आप ये धन देते हैं तो ये फंस सकता है, तो इसका विशेष ध्यान रखें। तो इस हफ्ते में आपको सिर्फ और सिर्फ गणेश जी का पूजन करना है। बुधवार के दिन आप निश्चित तौर पर सुखी रहेंगे, क्योंकि गणेश जी भगवान को अगर आप गुरुवार पर करें तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जैसे कि मैं दान बता चुका हूँ, क्योंकि आपके राशि के स्वामी बुध हैं, ये हरित वर्ण के हैं, क्योंकि ग्रहों की जब आकृति, प्रकृति और व्यक्तित्व का ज्ञान सबको हो जाता है तो ग्रह ज्योतिषी के सामने या उस ग्रह के जो स्वामी हैं उन ग्रहों का पूरा प्रभाव और उनका जो फल है वो प्राप्त कर लेता है जाकर। तो ऐसे में आप हरे रंग का कपड़ा, क्योंकि आपके जो बुध है वो हरित वर्ण से संबंधित है, तो हरे रंग के कपड़े में आप मूंग की दाल, अन्न इत्यादि दान कर सकते हैं, या मूंग के दाल के बने हुए कोई पकवान इत्यादि गरीबों को आप दे सकते हैं जी। तो ये हफ्ते आप थोड़ा सा वाहन इत्यादि से सावधानी जरूर रखें जी। अगली राशि के सितारे जी, कर्क राशि, चौथी राशि, और चौथी राशि के स्वामी चंद्रमा, स्वयं चंद्रमा कर्क राशि पर। देखिए, अगर देखा जाए तो चंद्रमा 2.5 दिन में परिवर्तन हो जाते कर लेते हैं, तो ऐसे में अपनी ये स्वयं की राशि में भी विराजमान होंगे। तो जब चंद्रमा आएंगे तो इनकी उन्नति, पदोन्नति इत्यादि से संबंधित जो रुके हुए कार्य हैं वो कर्क राशि वालों के लिए हो जाएंगे। जो व्यापारिक बंधु हैं उनके लिए भी, जैसे कई बार ऐसे सरकारी नियम कानून इत्यादि के कारण उनकी जो रुकावटें हैं वो भी उनकी दूर हो जाएंगी। तो ऐसे में कर्क राशि वालों के लिए थोड़ा सा ये समय जो सप्ताह है ये कुछ मिला जुला रहेगा, क्योंकि शुरुआत में मिथुन राशि में, फिर कर्क में जाएगा जब, तो तभी उनको प्रभाव अच्छा रहेगा। तो फिर भी ये इनके लिए, कर्क राशि वालों के लिए अच्छा है। ये चाहें तो चावल दान कर सकते हैं, सफेद कपड़े में बांध करके, और चावल का दान कर सकते हैं। और सिंह राशि वालों के स्वामी सूर्य हैं, और सूर्य भगवान अभी वर्तमान समय पर अपने स्वयं के बल पर और बलि चल रहे हैं। तो ऐसे में जब स्वयं सूर्य भगवान अपने ग्रहों की स्थिति संभाले हुए हैं, लेकिन ये ग्रहण दोष के कारण और राहु केतु के बंधक दोष के कारण ये वर्तमान समय पर थोड़ा सा कमजोर हैं। तो ऐसे में सिंह राशि वालों को सफलता और मान सम्मान, यश, पद प्रतिष्ठा इत्यादि की प्राप्ति तो होगी, लेकिन मानसिक तनाव की स्थितियां बनेगी। ऐसे में सिंह राशि वाले निश्चित तौर पर जो इनके जो सूर्य भगवान हैं, देवता हैं, उनका जो ध्यान करें, उनको सवेरे अर्घ जरूर दें। तो सिंह राशि वालों को सबसे बड़ा जो फायदा होगा वो कभी भी हमेशा, मतलब सिंह राशि वाले, क्योंकि इनके इष्ट देवता सूर्य हैं, उनको प्रातःकाल उठ करके और सूर्योदय के समय पर ही और उनको सूर्य जी को जल देना है। तो सूर्य भगवान को उस समय पर वो जल देंगे तो उनकी मनोकामनाएं भी पूर्ण होंगी, और उनके ऊपर जो नेगेटिव एनर्जी है और उनकी वो सकारात्मक ऊर्जा में बदल जाएगी। तो ऐसी स्थिति अगर हम सिंह राशि वाले करते हैं तो और भी उनको अच्छा प्रभाव प्राप्त होगा। कन्या राशि ये 6वीं राशि है, और 6वीं राशि के स्वामी बुध हैं, तो बुध भी हरित वर्ण से संबंधित हैं। तो मूंग की दाल हरे कपड़े में आप दान करें। बुध वर्तमान समय पर सूर्य के साथ में अच्छे स्थिति में रहेगा। तो ऐसी स्थिति में अगर देखा जाए तो चंद्रमा भी उस राशि में लगभग इस हफ्ते प्रभाव करेगा। तो अन्य स्थितियां भी, चूंकि चंद्रमा 3 बार प्रभावित करेगा, तो ये तुला राशि तक प्रभावित करेगा। तो कर्क, सिंह, कन्या, तुला, तो इन राशि वालों के लिए ये विशेष परिस्थितियां जो विशेष लाभकारी है। परंतु संक्रमण, क्योंकि ये बाल्यावस्था वाला ग्रह है इनका स्वामी, तो संक्रमक रोग कारक प्रभाव से ये जो है तो बचें, और बुधवार का व्रत करें और गणेश जी को दूर्वा अर्पण करें, क्योंकि बुध इनके राशि के स्वामी हैं। तो ऐसे में यह सप्ताह इनके लिए सामान्य फलकारी ही रहेगा। तो मान के चले कि हमारे ये जो ग्रह हैं ये विशेष परिस्थितियां देते हैं, और विशेष परिस्थितियों में अपने राशि के अनुसार ये फल देते हैं। और ग्रह राज्यम प्रेक्षामी, ग्रह राज्यम हरेण, ग्रह ही राज्य देते हैं और ग्रह ही राज्य का हरण करते हैं। बिल्कुल। पंडित जी, अगली 6 राशियां जरूर जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये भी जान लेते हैं कि होला अष्टक में हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि कई बार हम उन चीजों को कर देते हैं जो होला अष्टक में हमें नहीं करना चाहिए। आपने होला अष्टक के बारे में बताया हमें कि क्यों इसमें शुभ काम नहीं करने चाहिए, लेकिन एक बार फिर मैं जानना चाहूंगी कि क्या क्या नहीं करना चाहिए और क्या हमें करना चाहिए।
जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और होलाष्टक चूंकि शोक का समय होता है, तो ऐसे में शास्त्रों में किसी भी प्रकार के मांगलिक कृत्य वर्जित हैं। साथ ही होलाष्टक के समय पर जो गृह प्रवेश, मुंडन इत्यादि जो संस्कारिक प्रवेश जो कृत्य हैं, उत्सव इत्यादि के, वो सभी प्रकार के उत्सव बंद हो जाते हैं। तो किसी भी प्रकार का इस समय पर कोई मेला है, कोई किसी प्रकार का उत्सव इत्यादि ये होलाष्टक जो मनाए जाते हैं, ये मनाने की प्रक्रिया नहीं होती है। तो होलाष्टक में मांगलिक कार्य, मुंडन, गृह प्रवेश, किसी भी प्रकार का कोई उद्घाटन अनुष्ठान, जीर्ण गृह प्रवेश, नया गृह प्रवेश, कोई भी प्रकार का जो धार्मिक कृत्य है और मांगलिक कृत्य है, वो बंद हो जाता है 8 दिन। तो ऐसे में शादी विवाह के जो मुहूर्त हैं वो भी नहीं रहते हैं, क्योंकि इसके पश्चात अभी शादियां भी होलाष्टक में नहीं होंगी। होलाष्टक के कारण खरमास आपने प्रश्न किया था, तो खरमास चूंकि ये गुरु का मास होता है, जो खरमास होता है, ये 2 मास होते हैं खरमास, धनु राशि पर और मीन राशि पर खरमास मनाए जाते हैं। क्योंकि जब धनु राशि में सूर्य होते हैं और धनु राशि पर गुरु की राशि है, और मीन राशि पर जब सूर्य होते हैं तो मीन राशि गुरु की राशि है, तो इन दोनों महीनों में जब सूर्य होते हैं तो ये गुरु बल कमजोर हो जाता है इस समय पर, और शादी विवाह इत्यादि मांगलिक कृत्य के लिए गुरु बल की आवश्यकता होती है, इसलिए इसे खरमास बोलते हैं। तो उस समय पर विवाह आदि मांगलिक कृत्य नहीं होते हैं। दूसरा, जब विवाह आदि मांगलिक कृत्य शुरू होते हैं, उस समय पर गुरुबल और शुक्र बल दोनों की उपस्थिति होनी चाहिए, अर्थात सूर्य से शुक्र अस्त नहीं होना चाहिए, सूर्य से गुरु अस्त नहीं होना चाहिए जी। तो गुरु का उदय होना आवश्यक है और शुक्र का उदय आवश्यक है। तो ऐसे में ये खरमास और गुरु शुक्र उदय अस्त के कारण ये लगातार मुहूर्त अभी विवाह इत्यादि के बंद रहेंगे, और ये मुहूर्त लगभग 18 अप्रैल के बाद ही इनकी शुरुआत होगी मांगलिक कृत्य इत्यादि की, जब गुरु और शुक्र दोनों उदय हो जाएंगे और खरमास भी समाप्त हो जाएगा। तो देखा जाए तो हम ग्रह मुहूर्त हमारे कार्य को बल प्रदान करते हैं। जो हम कोई कार्य करते हैं, कोई शुभ कार्य करते हैं, तो जो मुहूर्त होते हैं वो हमारे कार्यों को बल प्रदान करते हैं। मुहूर्त में किया गया कार्य 100%, 100% निश्चित तौर पर सिद्धि प्राप्त कराता है। यही कारण है कि हम प्रदोष काल इत्यादि जो मुहूर्त होते हैं, जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त की गोधूली बेला इत्यादि जो स्वयं सिद्ध मुहूर्त कहलाते हैं, और जो 12 बजे बनने वाला जो एक जो संक्रांतिक योग बनता है, वो विजय योग कहलाता है, वो प्रतिदिन भी बनता है। तो ऐसे समय पर जो योग संयोग बनते हैं, जैसे प्रातः काल के समय योग संयोग बनते हैं, जो ब्रह्म मुहूर्त के जो योग संयोग बनते हैं, उन मुहूर्तों का सभी को उपयोग करना चाहिए। तो ऐसे में होलाष्टक के ये 8 दिन ये शोक के रहते हैं, तो इसमें प्रभु भजन इत्यादि करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में सभी प्रकार के जो पूजा पाठ इत्यादि हैं कार्य, वो तो निश्चित तौर पर चलना चाहिए, क्योंकि इस मंत्र पर भगवान श्री विष्णु का हरि का स्मरण सभी जनता जनार्दन इत्यादि ने किया था। भक्त प्रहलाद को बल प्रदान करने के लिए इस समय पर सभी ने सहयोग प्रदान किया था, और अंत में भक्त प्रहलाद के सत्य की और उनके जो भक्ति की विजय प्राप्त हुई थी। तो ऐसे में सभी ने होलिका दहन के बाद हर्षोल्लास से होलिका पूर्णिमा के समय पर होगी। इस बार चूंकि भद्रा इत्यादि का कोई ग्रह नक्षत्र के अनुसार विशेष कोई योगदान नहीं आ रहा है, कोई रुकावट नहीं है। भद्रा 2 बजे दोपहर ही समाप्त हो जाएगी और होलिका दहन सायंकाल के समय पे होती है। तो ऐसे में शाम के 6 बजे से लेकर के और 9 बजे तक पूर्णतः होलिका दहन हो सकेगी। तो ऐसे में अगले रविवार के दिन होलिका दहन का जो पूर्णिमा के दिन त्योहार आएगा, तो उसमें होलिका दहन के लिए किसी भी प्रकार का कोई व्यवधान भी नहीं ग्रह योग दे रहे हैं। और ऐसे में अंगारक योग जरूर राहु और केतु का कई जगह आगजनी विस्फोटक स्थितियां और ये निर्मित कर रहा है, सेनाओं में टकराव की स्थितियां निर्मित कर रहा है, क्योंकि ये विस्फोटक समय है। इसमें प्रकृति भी सहयोग कर रही है। देखिए, प्रकृति भी कई प्रकार से बाधक बन रही है। तो ये ग्रह योगों का जो प्राकृतिक प्रकोप और घटनाएं हैं, ये शताब्दी पर आधारित होती हैं, युगों पर आधारित होती हैं। और अभी तो रुद्रवीसी चल रही है, तो रुद्रवीसी तो प्रभावित करेगी ही। अभी में देखा जाए तो हमारे ज्योतिष मठ संस्थान ने जो अनुसंधान करके रखा है, उसमें रुद्रवीसी का भी 8वां वर्ष चल रहा है, और अभी 12 वर्ष और बकाया है, क्योंकि 20 वर्ष के जो संवत्सर होते हैं
वो 20 वर्ष रुद्र ऋषि के हैं। रुद्र भगवान जो होते हैं वो संहारक होते हैं। तो इस समय पर जो शुरुआत हुई थी रुद्र ऋषि की, केदारनाथ में कैसे उठापटक हुई, इसके बाद दूसरी बार पशुपतिनाथ में उठापटक हुई, इसके बाद यहाँ देखा जाए तो महाकाल जो थे यहाँ पर भी उठापटक हुई, यहाँ कुंभ में। तो ऐसे रुद्र ऋषि का असर ये लगातार चलता जा रहा है और महामारी से संबंधित ये जो गतिविधियां चल ही रही हैं, तो ये रुद्र ऋषि का ही प्रभाव है। ये 20 साल प्रभावित करेगा। इसके पहले देखिए ब्रह्मा ऋषि थी, तो ब्रह्मा जी ने उत्पत्ति की थी। चीन और भारत को भी इस उत्पत्ति में रोक लगानी पड़ी थी। तो ये ब्रह्मा ऋषि थी, उस समय बहुत उत्पत्ति हुई। इसके बाद जब विष्णु ऋषि आई तो उस समय विष्णु भगवान जो पालनहार, तो उन्होंने इतना अनाज पैदा कर दिया कि जगह जगह अनाज सड़ गया, 1 रुपए 2 रुपए किलो गली गली चलता। तो ये विष्णु ऋषि का प्रभाव था। अब ये रुद्र ऋषि का प्रभाव चल रहा है। तो ऐसे में सभी को सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि ग्रह अंगारक योग, षड्यंत्री योग, अन्य प्रकार के तरह तरह के योग बना रहा है। तो ऐसे में ये ग्रह योग हमको सावधानी के संकेत देता है। तो ये स्थितियां ग्रहों की अनुकूल स्थितियां वर्तमान में नहीं बन रही है, इसीलिए सभी जनमानस को सावधानी करनी है। और वर्तमान में ये लॉकडाउन भी चल रहा है, तो संक्रमित ग्रहों के अगर चपेट में आ जाते हैं और वो राशियां आ जाती हैं, तो वो राशि वालों को विशेष सतर्कता बरतनी जरूरी है। बिल्कुल पंडित जी, अब बिना देरी करे बची हुई जो 6 राशियां हैं वो भी हम जान लेते हैं कि उनका राशिफल इस सप्ताह कैसा होने वाला है, क्या क्या उन्हें सावधानियां रखने की जरूरत है। जी, तुला राशि 7वीं राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र चौकी भोग विलास इत्यादि को प्रदान करने वाले हैं। लेकिन तुला राशि में जो ग्रहों का प्रभाव है वो 7.5 का भी चल रहा है। तो ऐसे में चूंकि मानसिक स्थिति, तनाव इत्यादि के प्रकोप तो इनको रहेंगे, तो इससे ये बचें। शनिवार के दिन पीपल के पेड़ में ये दिया जलाएं। और चूंकि शनि का प्रभाव है तुला राशि में, शुक्र से संबंधित भी ये दान कर सकते हैं, चावल इत्यादि का सफेद कपड़े में बांध के। और उड़द का दान जरूर ये करें, लोहे का दान करें तुला राशि वाले। तो निश्चित तौर पर इनकी जो 7.5 का प्रभाव है, अढ़ैया शनि का जो प्रभाव है वो कमजोर पड़ जाएगा। तो ऐसे में ये जो ग्रह है ये तुला राशि वालों के लिए क्योंकि हफ्ते में 3 बार इनकी स्वयं की राशि में चंद्रमा भी रहेगा और बदलाव करेगा, तो सामान्य फलकारक रहेगा। वाहन से जरूर सावधानी रखें। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल वर्तमान समय पर राहु के साथ में योग संयोग बनाए हुए हैं और चंद्रमा भी ऐसी स्थिति में इनसे आगे की स्थिति पैदा कर रहा है। और मंगल क्योंकि राहु केतु के बीच में फंसा हुआ है, तो ऐसे में ये मानसिक तनाव, कमजोरी पैदा कर रहा है और वाद विवाद की स्थितियां भी बना रहा है। तो इससे आप बचें। संक्रमक रोग की स्थितियां पैदा कर सकता है, तो इससे भी आपको बचना चाहिए और सावधानी बरतनी चाहिए। तो मेडिकल का चूंकि ये कारक है, भूमि का भी कारक है और सेना और पुलिस का भी कारक है, तो इनसे संबंधित कर्मचारी भी विशेष तौर पर इस राशि से संबंधित ध्यान दें, सावधानी भी बरतें। और चाहे तो मंगल क्योंकि लाल दान से संबंधित है और लाल कपड़े में ये लाल वस्तुएं बांध करके, जैसे चने और मसूर की इत्यादि की दाल है इत्यादि, ये बांध करके और दान कर सकते हैं। इससे इनके देवता, क्योंकि जो ग्रह हैं वो किसी भी प्रकार के कोई अन्य जो प्राकृतिक चीज है उससे दूर नहीं होते। कई लोग सोचते हैं कि हम शॉर्टकट अपना के मूंगा पहन लें, ये पहन लें, इससे ग्रह दूर हो जाएंगे। ग्रह दैवी शक्ति है, ये आराधना पूजा पाठ से ही दूर होती है। और अन्य जो चीजें हैं जड़ी बूटियों में आती हैं, वो हम कोई चीज धारण कर लें, ये कर लें, इससे नहीं हो सकता है। हमको आराधना करनी पड़ेगी, हमको उससे संबंधित दान दक्षिणा करनी पड़ेगी। जैसे राहु को शांत करना है, आप चुगली मत करो। शनि को शांत करना है, अन्याय मत करो। तो ऐसे में ये जो 8वीं राशि, विशेष सावधानी बरतें और वाद विवाद से बचें, मंगल का दान करें। 9वीं राशि धनु राशि। धनु राशि के स्वामी गुरु हैं और गुरु वर्तमान समय पर न्याय के देवता के साथ में है, तो न्याय और धर्म का टकराव हो सकता है। घर परिवार में थोड़ा सा टकराव का योग बनेगा। लेकिन धार्मिक यात्राओं से संबंधित आपके जो आगे के जो विचार हैं वो अंतर प्रारूप इस समय पर ले सकते हैं। धार्मिक यात्राएं बन सकती हैं निश्चित तौर पर, लेकिन यात्राओं में सावधानी रखें। जैसे आपके आने जाने के जो योग संयोग हैं, या अगर आप उसको बुक कर रहे हैं, टिकट बुक कर रहे हैं, तो उसमें आप निश्चित कर लें कि जाना ही है। अन्यथा आपकी यात्रा में थोड़ा सा रुकावट शनि महाराज
दे रहे हैं, क्योंकि शनि के साथ में गुरु है, तो नियम कानून इत्यादि का पालन आपसे ज्यादा करवाया जाएगा। तो ऐसे में आप सावधानी रखें। हाँ, आपके ऊपर उतरता हुआ शनि का प्रभाव है, तो शनि महाराज जाते जाते कुछ न कुछ देके ही जाते हैं, ये नियम सिद्धांत है। अतः इनका उतरता हुआ जो दान है शनि का, वो आप लोगों को जरूर करते रहना। बिल्कुल। ऐसे में जो 10वीं राशि है वो शनि भगवान की स्वयं की राशि की मकर राशि है, और मकर राशि के स्वामी शनि भगवान है। शनि भगवान स्वयं मकर राशि पर विराजमान है। ऐसे में ये राशि बहुत प्रभावशील है। वाहन इत्यादि चलाने में सावधानी रखें, अन्याय ना करें, और काले पदार्थों का दान करते रहें। साथ ही आप शनिवार को पीपल के पेड़ में दिया जरूर अर्पित करें। भक्ति पूजा श्रद्धा से ही ये जो ग्रह हैं ये शांत होते हैं। तो ऐसे में आप बचाव करें। और जो 11वीं राशि है ये भी शनि की राशि है, और उनके भी राशि के स्वामी शनि है। और कुंभ राशि चूंकि शनि की राशि होने के कारण बहुत ही चढ़ते हुए शनि के प्रभाव में है। चढ़ता हुआ शनि का 7.5 का प्रभाव इस राशि में है, तो ये भी वाहन इत्यादि से सावधानी रखें। साथ ही लेन देन इत्यादि व्यापारिक कार्यों में भी ये सावधानी जरूर रखें। और जो अन्य स्थितियां हैं, अगर आप न्यायिक क्षेत्र में हैं या न्यायिक आप कोई कोर्ट मुकदमा इत्यादि आपका चल रहा है, तो उसमें विशेष तौर पर उसमें आप तेजी ला दें, ध्यान दें, क्योंकि इस समय पर न्याय आपके साथ हो सकता है। तो ये आपकी राशि आपका सहयोग करेगी, लेकिन आप अन्याय नहीं करें। और शनिवार को पीपल के पेड़ में दिया जला करके और काले कपड़े में काली वस्तुएं, उड़द, तिल इत्यादि जरूरतमंदों को दान करें, या उड़द के पकवान इत्यादि बने हुए जरूरतमंदों को दान करें। तो ऐसी स्थिति में 12वीं राशि मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी गुरु हैं, और गुरु ही न्याय के देवता के साथ में है। वर्तमान समय पर गुरु की स्थितियां अनुकूल हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो मीन राशि के जो लोग हैं वो सामान्य फलकारी, मतलब ये जो राशि है ये सुरक्षित राशि। तो दादी, गोदे, दोदा इत्यादि जो नाम से संबंधित जो लोग आते हैं, मीन राशि में आते हैं, तो ये लोग भी सावधानी के साथ ही रहें। हर्षोल्लास ज्यादा ना मनाएं, क्योंकि हर्षोल्लास इत्यादि के समय पर रंग में भंग पड़ सकता है। तो आगामी समय पर जो होलिका का त्योहार भी आ रहा है वो उनका फीका हो सकता है। तो ऐसे में ये खास तौर पर उत्सवों के समय पर वाणी इत्यादि से संबंधित संयमता रखें, और पीली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। पीली वस्तुएं पीले कपड़े में बांध करके दान करें, पीले पकवान इत्यादि को दान करें। और निश्चित तौर पर गुरु से संबंधित गुरुवार के दिन आप पीपल के पेड़ में अगर दिया जलाते हैं, तो निश्चित तौर पर उसके जो नीचे आप जाएंगे तो उससे मिलने वाली जो ऊर्जाएं हैं वो आपको कवच की तरह एक आपके चारों तरफ ऑरा बना देंगी, और हर गुरुवार को जाने से ये ऑरा आपका बढ़ता जाएगा। ऐसे में जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके आसपास नहीं मिलता है। तो 12 राशियों का आपका राशिफल है, और आप मैं समझूंगा निश्चित तौर पर जो मैंने आपको उपाय बताए हैं उसके अनुसार ही आप उपाय करेंगे। और कई प्रकार के उपाय होते हैं जो आपको सरल उपाय लगे, और जो भी आपके दिनचर्या में उपाय शामिल हो सके वही उपाय करना चाहिए। अन्यथा आप मानसिक रूप से उन अपने इष्ट देवताओं का स्मरण करके भी बल प्राप्त कर सकते हैं। और कई प्रकार की पूजाएं होती हैं। तो खास तौर पर मैं आपको ये बताऊंगा कि निश्चित तौर पर जो पूजाएं होती हैं वो ग्रहों से संबंधित होती हैं, और ग्रह दैवी शक्ति है। ये पूजा पाठ इत्यादि से ही दूर होते हैं। किसी भी प्रकार की जड़ी बूटियां और इत्यादि लेप लगाने से और गंडा ताबीज धारण करने से ग्रह शांत नहीं होते हैं। ग्रह ज्योतिषीय है और दैवीय शक्ति है, और ये पूजा पाठ से ही ठीक हो सकती है। पूजा पाठ से ही ये शांति होती है। ग्रहों की जो प्रकोप है ये पूजा पाठ, हवन इत्यादि से ही दूर होते हैं। अन्य इन क्षेत्रों से दूर नहीं हो सकते हैं। जड़ी बूटियां इत्यादि जो आपकी हैं ये सिर्फ आपका वैभव बढ़ा सकती हैं। आप जड़ी बूटियां धारण करिए, आपका वैभव बढ़ जाएगा, लेकिन ये ग्रह शांत नहीं होंगे। इसलिए सभी को मैं ये टिप्स दूंगा, ध्यान दूंगा कि किसी भी शास्त्र में इनका वर्णन नहीं किया गया है। बिल्कुल। पंडित जी, आप हमारे साथ चर्चा में शामिल हुए और आपने हमें आज बताया कि होलाष्टक क्या होता है, इसमें क्या नहीं करना चाहिए और क्या करना चाहिए। साथ ही आपने हमें साप्ताहिक राशिफल भी बताया कि जातक किस तरह से जो परेशानियां हैं उनका सामना करेंगे और उन चुनौतियों से कैसे वो निकल सकते हैं, कैसे भगवान का स्मरण कर अपनी परेशानियों को लाभ में परिवर्तित कर सकते हैं। आपके आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी।
तो ग्रह चक्र में आज हमने जाना कि होला अष्टक आखिर क्या होता है और किस तरह से इसमें हमें सावधानी बरतनी चाहिए, आखिर क्यों होला अष्टक में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। साथ ही हमने ये भी जाना कि जो राशियां हैं उन राशियों में इस बार किस तरह का राशिफल है, क्या समस्या आने वाली है और उनका समाधान भी हमारे साथ पंडित जी ने हमें बताया कि आप क्या कर सकते हैं जिससे आप उन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो ग्रह चक्र में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।